सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो एचएससी हो चाहे वो एसएससी हो। ठीक है, उसका जो अर्थमेटिक है चाहे वो एडवांस है, दोनों के दोनों हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लेकर आए हैं वो नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी के अंदर संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आइए देखिए, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। देखिए, संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में अध्ययन करना। संख्या पद्धति आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में अध्ययन करना। आज हम जानेंगे कि कौन सी संख्या को क्या बोला जाता है, कौन सी संख्या को क्या बोला जाता है। इन तमाम बातों को हम आज की क्लास में जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या काम करना है, आप काउंटिंग लिखिए एक से लेकर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक है 0। इन 10 अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। चाहे जैसे 34 बनाना है हम, तो 34 बनाना चाहते हैं हम, तो एक 3 का यूज करेंगे और एक 4 का यूज करेंगे, तो इससे 34 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 अंक है, इन्हीं 10 अंकों से चाहे वो छोटी से छोटी संख्या हो चाहे वो बड़ी से बड़ी संख्या हो, हम बना सकते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो, 1 है 2 है 3 है, ये क्या है? तो ये है, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 को इस तरीके से दर्शा रहे हैं, तो 2 को दर्शाने का जो ये है ना, ये सिंबल्स हैं। ठीक है, ये कौन सी भाषा के सिंबल्स हैं? ये अरबी भाषा के सिंबल्स हैं। कौन सी भाषा के सिंबल्स हैं? ये अरबी भाषा के सिंबल्स हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में ये देखे होंगे, जैसे 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, इस तरीके से आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स थे ना, ये जो सिंबल्स थे, ये सिंबल्स रोमन लैंग्वेज के सिंबल्स थे। ये कौन से लैंग्वेज के सिंबल्स थे? ये रोमन लैंग्वेज थे। यानी 1 को इस तरीके से दर्शाएंगे हम, 2 को इस तरीके से दर्शाएंगे, 3 को इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं हम हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी में इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हो सभी, ठीक है, ये अरबी जो भाषा है उसके सिंबल्स हैं, ये रोमन लैंग्वेज के सिंबल्स हैं, और ये हिंदी भाषा के सिंबल्स हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज को दर्शाने का एक तरीका है। जैसे 2 को किस तरीके से दर्शाते हैं हम, 3 को किस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमें इन संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है कि इसको ये बोलेंगे, जैसे 2 है, 2 क्या है? एक सम संख्या है। क्यों है भाई, कैसे है? ठीक है, इन तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे इस क्लास के अंदर। तो देखिए ध्यान से, हम शुरू करते हैं आज की क्लास जो है। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, और इसको n से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? n से डिनोट किया जाता है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? देखिए ध्यान से, जैसे हम पढ़ते हैं 1, जैसे हम पढ़ते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से चलती जाती है और अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, यानी ए का मतलब नहीं से लगाया जाता है, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, तो आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा, ठीक है, किसी भी गणितज्ञ से, किसी भी मैथ के टीचर से, क्योंकि जो गिनती है, जो काउंटिंग है, वो यहाँ तक खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो जितने भी मैथ पढ़ाते हैं, चाहे वो गणितज्ञ हो चाहे वो मैथ पढ़ाने वाले टीचर्स हों, वो यही बोलेंगे कि गिनती है वो अनंत तक है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, असीमित है वो। ठीक है, तो देखिए, अनंत हम किसको बोलेंगे? अनंत बोलेंगे, जैसे आप एक राजस्थान के टिल्ला है, ठीक है, उस पर खड़े हैं। ठीक है, उस पर खड़े होकर आप देख रहे हैं चारों तरफ, तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दृश्य दिखाई दे रहा है। वो दृश्य कौन सा है? वो ये दिखाई दे रहा है, कुछ दूरी जाने के बाद में आपको आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, जब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, तो जो दृश्य वहां दिखाई दे रहा था वो थोड़ा सा और आगे हो जाता है। ठीक है, तो एक गणितज्ञ, महान जो गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि आदमी लाख बढ़े, आदमी
लाख बढ़े फासले घटते नहीं, घटता जाता है मगर पा नहीं पाता क्षितिज को, यानी वो उस अनंत को पा ही नहीं पाता। ठीक है, अनंत जिसका अंत नहीं है, कहां तक ढूंढेंगे भाई। ठीक है, तो यानी हम प्राकृत संख्या की बात करते हैं हम, तो प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है, वो एक से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, दूसरी संख्या करते हैं हम पूर्ण संख्या। धैर्य बनाए रखिए, ठीक है, और विश्वास रखिए आपको, आप मैथ में आपको कुछ भी ना आता हो जाए, ठीक है, आप विश्वास रखिए, ठीक है, आप सीख जाओगे। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। ठीक है, यानी ये संख्या है वो जीरो से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 3 4, इस तरीके से कहां तक जाती है, ये अनंत तक जाती है। आपको याद नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। यानी इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो पूछा गया था एसएससी में, जो सीएचएस है उसमें पूछा गया था, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, यानी इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। ठीक है, यानी ऐसी संख्या बताइए जो इन दोनों को अलग कर रही है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये भी 1 से शुरू हो रहा है और ये भी 1 से शुरू हो रहा है, तो आप मेरे को एक बताइए इन दोनों को अलग करने वाली संख्या कौन सी है, 0 है। ठीक है, इन दोनों को अलग करने वाली संख्या कौन सी है, 0 है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होती है, कहां तक जाती है, अनंत तक, और पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक। दोनों को अलग करने वाली एक संख्या है वो 0 है। तीसरी संख्या पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक का यदि हम देखें तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। क्या बोलता है, पूर्ण अंक। ठीक है, तो पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। क्या बोला जाता है, इंटीजर। ठीक है, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं, और इसको आप देखोगे 10वीं की एक किताब है उसमें 1.3 है। ठीक है, वहां देखोगे इसको डिनोट किससे किया जाता है, जेड से। ठीक है, अब देखो क्यों किया जाता है, जैसे प्राकृत संख्या इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, इसको एन से डिनोट किया जाता है, इसको और नंबर बोला जाता है, और इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वजह क्या है कि नेचुरल नंबर का एन उठा लिया यहाँ से, पूर्ण का डब्ल्यू जो होल नंबर है उसका डब्ल्यू उठा लिया, परंतु यहाँ जेड क्यों आया। ठीक है, तो पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, और इंटीजर की स्पेलिंग स्टार्ट करते हैं तो आई से शुरू होती है, परंतु जेड से डिनोट क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 10वीं क्लास की 1.3 है वो भी आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद में रही बात है कि आप परसेंटेज जब टॉपिक करोगे तो कभी कभार आपको ये दिखता है कि 6.6666, ठीक है, तो इस तरीके की जो संख्या है उसको सोल्व करने के लिए हम इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो वहां पर आपको ये देखा जाएगा कि जेड है, तो जेड आपको तो पता तो होना चाहिए ना, जेड है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए जेड को हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, डिनोट किया जाता है जेड से, और इसको इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, इसको क्यों बोला जाता है, इसको देखो भाई, एक जहलीन नाम का एक गणितज्ञ हुआ जिसने पूर्णांक की खोज की। ठीक है, और वो इसको पेटेंट करवाने के लिए पहुंचा। पेटेंट का मतलब होता है कि भी अपनी आपने कोई चीज बनाई है तो सरकार को ये बताने के लिए कि ये चीज मैंने बनाई है और दुनिया में इस चीज की जो डिलीवरी है वो मैं करूंगा। ठीक है, तो कोई भी चीज बनाते हैं हम तो उसका ये तो होना चाहिए ना कि मेरा नाम हो इसमें। ठीक है, जहलीन नाम के जब गणितज्ञ जब पेटेंट करवाने के लिए पहुंचे तो आई पहले से पेटेंट था। ठीक है, तो फिर समस्या बन गई भाई उसके। ठीक है, उन्होंने बोला कि इसको जेड से डिनोट कर दो, जहलीन मतलब जेड से डिनोट कर दो, तो जो पूर्णांक है ना उसको जेड से डिनोट किया जाता है। अभी देखते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो संख्या शुरू होती है 1 से और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। जितनी आप देख पा रहे हो जितनी पॉजिटिव संख्या है उतनी की उतनी नेगेटिव संख्या है। ठीक है, तो मैं बात बताता हूं कि 1 2 3 इस तरीके से जाती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव जो संख्या है, ठीक है, जो पॉजिटिव जो संख्या है आप देख पा रहे हो, ठीक है, इतनी की इतनी है ना वो नेगेटिव संख्या है। जैसे ठीक है, जैसे माइनस का 3 लिख दिया मैंने, माइनस का 2 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, 0। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से, माइनस अनंत से शुरू होकर और प्लस अनंत तक जाती है। ठीक है, प्लस अनंत है, इसको हम ये बोल सकते हैं जो प्लस जो माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत तक जाती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा गया था, क्या जीरो 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 क्या पूर्णांक है।
जीरो क्या पूर्णांक है, यानी जिसको ये हम बोल सकते हैं कि क्या जीरो इंटीजर है? तो हाँ, जीरो जीरो भी एक क्या है, इंटीजर है। ये प्रश्न पूछा गया है, आपको ये चीजें आसान लग रही होगी, परंतु जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें होश उड़ जाते हैं। ठीक है, जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक है। जीरो इज ए इंटीजर, जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो हमने क्या चीज पढ़ी है? हमने तीन पढ़ी है। एक तो प्राकृत संख्या जिसको एक से शुरू करते हैं अनंत तक जाते हैं, एक पूर्ण संख्या जिसको जीरो से शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं, और पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक। जीरो भी क्या है, कि इंटीजर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, जिसको देखो, देखिए ध्यान से, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो चौथी संख्या पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। क्या बोला जाता है? इवन नंबर। वह संख्या जो दो की टेबल में आए, दो के पहाड़े में आई, दो से पूरी पूरी भाग हो जाए, वो क्या है? सम संख्या है। तो दो की टेबल में आने वाली संख्या कौन सी है? दो हो गई, चार हो गई, छह हो गई, ठीक है, और आठ हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई। इस तरीके से चलती जाती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो सम संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो दो की टेबल में आती है, ठीक है, दो की टेबल में आती है, ठीक है, वह संख्या जो दो की टेबल में आई, दो से पूरी पूरी भाग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए पांचवी संख्या, पांचवी संख्या है विषम संख्या। पांचवी संख्या क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है? देखिए ध्यान से, विषम संख्या जो दो की टेबल में ना आए भाई, ठीक है, दो की टेबल में, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से चलती जाती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, यानी सम संख्या जो दो की टेबल में आए और विषम संख्या जो दो की टेबल में ना आए। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब देखो इसमें एक आ गई, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी। उस 10 तक की काउंटिंग में मैंने देखा, अनुभव किया कि 5 सम संख्या है। कितनी संख्या है? 5 है, सम संख्या है। ठीक है, तो देखिए जो बाकी जो बच जाती है 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है? विषम संख्या। तो मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी, उसमें मैंने ये देखा कि 1 से लेकर 10 तक क्या है? 5 सम संख्या और 5 ही विषम संख्या है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब भी मैं कोई नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने 20 लिखा और 20 में मैंने ये देखा कि 10 ही तो सम संख्या है और 10 ही विषम संख्या है। ठीक है, मैंने 30 लिखा तो मैंने इस चीज को अनुभव किया कि 15 ही तो सम है और 15 ही विषम है। मैंने कैसे निकाला इसको? मैंने 2 से भाग करके निकाला। 2 से भाग करता हूं तो 10 आता है, 10 आता है। परंतु ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है कि 20 तक सम कितनी है और विषम कितनी है। क्वेश्चन ये है कि 19 तक सम कितनी है, 19 तक विषम कितनी है। यहाँ पर समस्या हो जाएगी। इसको यदि 2 से भाग करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 9.5 बोलोगे आप। ठीक है, यानी 9.5 थोड़ी बोलोगे। ठीक है, तो देखिए आप मेरे को एक बात बताइए, 20 तक कितनी सम संख्या है? तो 10 सम संख्या है। और 20 तक कितनी विषम संख्या है? 10 ही विषम संख्या है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि 19 तक कितनी सम है, ये निकालना है, और कितनी विषम है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि हमने 20 तक जानकारी जानना चाहते हैं, तो 20 जो संख्या है वो क्या है? तो आप बोलोगे 20 तो एक अपने आप में सम संख्या है। तो 20 अपने आप में सम संख्या है। ठीक है, तो 20 घट गई है, 20 जो संख्या थी वो घट गई है, यानी 19 तक देखना है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि 20 तक सम संख्या कितनी थी? 10 थी। उसमें से एक 20 जो खुद थी वो घट गई है, तो 9 क्या रहेगी? सम रहेगी, और 10 क्या है? विषम है। यानी 19 तक 9 तो क्या है? सम संख्या है, और 10 क्या है? विषम संख्या। समझ में आ गया सभी को? 2 की टेबल में आए उसको सम बोलते हैं, और जो 2 की टेबल में ना आए उसको विषम बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है कि जीरो को किस में रखेंगे? सम में रखेंगे या विषम में रखेंगे? ठीक है, अब समस्या आ गई। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है कि जीरो सम है या विषम है। सम तो बोल रहा है 2 की टेबल में आ रही है, और विषम बोल रहा है कि 2 की टेबल में ना आ रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीरो क्या है?
एक सम संख्या है। जीरो क्या है? इज इवन नंबर, ठीक है। तो हमने देखा पढ़ा कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, ठीक है। अभी हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 3 और 2 5, छठी जो संख्या है, ठीक है, छठी संख्या के बारे में चर्चा। छठी संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कतई ध्यान से और मन लगाकर पढ़िए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कुछ तो ये बोलते हैं, इस डेफिनेशन में बताते हैं, जिसके 2 से गुणनखंड, गुणनखंड यानी जिसके 2 से अधिक है, 2 से अधिक, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। और कुछ ये बोलते हैं जो स्वयं से और 1 से भाग चली जाए। दोनों अपने अपने तरीके से देखा जाए तो दोनों डेफिनेशन ठीक है, परंतु दोनों डेफिनेशन यानी अपने आप से और 1 से जो भाग चली जाती है वो भाज्य संख्या होती है। परंतु आप मेरे को एक बात बताइए, आपको तो डेफिनेशन वही याद रखनी है जो आपकी जो ये जो संख्या को समझ जो है ना उसको मतलब वो करते हैं कि आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए भाज्य संख्या, तो मैं इस डेफिनेशन के साथ चलता हूं हमेशा ही, और ये भी डेफिनेशन है, ये आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, क्या बोलते इंग्लिश में बोलते हैं इसको, फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम देखो 2 से अधिक है नहीं है वो तो बाद की बात है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए गुणनखंड होता क्या है, फैक्टर होता क्या है। देखिए ध्यान से, तो भाज्य संख्या बोलती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम गुणनखंड होता क्या है। मैंने एक संख्या लिखी रैंडमली, कोई भी संख्या लिखी मैंने, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 6, मैंने एक संख्या लिखी 6, ठीक है। तो 6 एक संख्या लिखी और मैंने देखा कि इसके गुणनखंड यानी फैक्टर मेरे को देखने हैं, फैक्टर कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं। तो देखिए मैं आसान लैंग्वेज में, देहाती भाषा में, ठीक है, आपके समझने योग्य यदि एक बात करूं तो वो एक बात है कि ये गुणनखंड अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। और ये यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस में अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी जो है वो इस चैप्टर की फैन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक संख्या लिखी है मैंने 6, ठीक है। तो मैं आपको देहाती भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि 6 से छोटे सारे के सारे नंबर लिखे। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 6 को भी ऐड कर लिया मैंने। मैं 6 के फैक्टर गुणनखंड जानना चाहता हूं, तो मैं जो भी संख्या लिखता हूं, ध्यान से सुनना, जो भी संख्या है उस संख्या से छोटे, उस संख्या से छोटे वो सारे के सारे नंबर, उस संख्या से छोटे वो सारे के सारे नंबर जो उस संख्या को भाग देते हैं वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। देखो ध्यान से, मैंने 6 को 1 से भाग किया तो 1 ने भाग दे दिया, 1 6 के 6 भाई। मैंने 2 से भाग किया तो 2 3 6, 2 3 6 हो गया। मैंने 3 से भाग किया तो 3 दूनी 6, ठीक है। और मैंने जब 4 से भाग किया तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 ने भाग नहीं दिया, पूरा भाग हो जाना चाहिए, तो इसने भाग नहीं दिया भाई। 5 ने भी भाग नहीं दिया और 6 ने फिर भाग दे दिया। तो मैंने देखा कि 6 है ना, उसको 1 से लेकर 6 तक की बात करें तो 1 भाग दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है? देखिए ध्यान से, 1 से लेकर 6 तक 1 भाग दे रहा है, 2 भाग दे रहा है, 3 भाग दे रहा है और 6 भाग दे रहा है, ठीक है। तो ये 6 के गुणनखंड है, 6 के फैक्टर हैं। अब देखो 6 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसके कितने हैं, इसके 4 है, 2 से अधिक है तो भाज्य संख्या है, बात खत्म। समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। अब देखो मैं इसी के साथ है, मैं आपको अभाज्य और बता देता हूं, मैं इसी के साथ है, मैं आपको अभाज्य और बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से और गहन से अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। देखिए 7वीं जो संख्या है वो है अभाज्य। क्या है? अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। कौन सी होती है, ध्यान से देखना। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, ठीक है,
जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। दो से अधिक है वो भाज्य संख्या है, केवल दो ही गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको गुणनखंड बता दिया कि भी किसी भी संख्या गुणन जो खंड है वो करते हो तो उस संख्या से छोटे वो सारे के सारे नंबर जो उस संख्या को भाग देते हैं उसके फैक्टर कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से, हम बात करते हैं जैसे मैंने 5 लिखा, ठीक है, मैंने 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा। ठीक है, तो देखो 5 तक गिनती का ये 1 5 को भाग दे रहा है, मैंने 1 लिख दिया। 2 दे रहा है भाग, नहीं दे रहा। 3 नहीं दे रहा, 4 नहीं दे रहा 5 को, ठीक है, और 5 5 को भाग दे रहा है। तो 5 के फैक्टर कितने हैं? 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 5 है। ठीक है, 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 भाग दे रहा है 4 को, 2 भाग दे रहा है 4 को, 3 नहीं दे रहा, 4 दे रहा है भाग, ठीक है, 4 भाग दे रहा है। अब 3 के फैक्टर देखिए, 1 भाग दे रहा है, 2 भाग दे रहा है, नहीं दे रहा, 3 भाग दे रहा है, 3 भाग दे रहा है, और 2 के फैक्टर देखिए, 1 भाग दे रहा है और 2 भाग दे रहा है, और 1 के फैक्टर देखिए सिर्फ 1 भाग। सोचने वाली बात है, अध्ययन करने वाली बात है। देखिए ध्यान से, मैंने बोला 5 के फैक्टर बताओ तो आपने बताया 2 फैक्टर। 5 के फैक्टर बताइए तो आपने बताया 2 फैक्टर है, और मैंने बोला जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसको क्या बोल देंगे? अभाज्य। तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर देखिए 4 के कितने फैक्टर हैं? 2 से अधिक हैं भाई, ठीक है, 1 2 और 4, तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी भाई। ठीक है, 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 3 देखिए ध्यान से, 3 के कितने फैक्टर हैं? 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या। 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 के 2 फैक्टर हैं, तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या होगी, और 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है। तो भाज्य तो बोलती है कि मेरे 2 से अधिक होने चाहिए, और अभाज्य बोलती है मेरे केवल 2 होने चाहिए, 1 का तो सिर्फ 1 ही है। तो 1 को हम बोल सकते हैं ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको गुणनखंड के बारे में। मैंने बताया था आप जिस भी संख्या के गुणनखंड फैक्टर निकालना चाहते हैं, उस संख्या से छोटे वो सारे के सारे नंबर, उस संख्या से छोटे मतलब 1 से शुरू करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, उस संख्या से छोटे वो सारे के सारे नंबर जो उसको भाग दे देंगे। तो आप मेरे को एक बात बताइए, सोचने वाली बात है, गहन अध्ययन करने वाली बात है, कि 1 से शुरू होगा और 1 प्रत्येक को भाग भी देगा। 1 से शुरू करेंगे हम, कोई भी संख्या लिख लीजिए, चाहे आपकी जो जैसे 6 लिखा तो 6 1 से शुरू किया, जैसे 12 लिखा तो 12 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और 1 सभी को भी भाग दे रहा है और 1 आएगा भी। तो 1 जो है ना, 1 सभी का फैक्टर है, तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल फैक्टर। क्या बोला जाता है? इसको यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब 2 की बात करते हैं, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, परंतु एग्जामिनर उसको तो खंगोलने में मजा आता है। ठीक है, आप मेरे को एक बात कहिए, 2 क्या है? तो 2 सम संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी सम अभाज्य भी संख्या 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो मित्रों आपका जो उत्तर आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि विषम जो अभाज्य संख्या वो कितनी है? 3 है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य यदि संख्या पूछ ली जाए तो वो क्या है? 4 है। सबसे छोटी यदि भाज्य संख्या पूछ ली जाए तो वो क्या है? 4 है। समझ आ गए सभी को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए मेरे को। ठीक है, भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं, और अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है? 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वो क्या है? 2 है। 2 सम भी है, तो इसको बोल सकते हैं हम सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, और जो 3 है वो विषम अभाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक को यूनिवर्सल फैक्टर के रूप में जाना जाता है, जो सभी का फैक्टर होता है। अभी हम चर्चा करते हैं 7वीं संख्या के बाद में 8वीं संख्या। बने रहिए, ठीक है, और अध्ययन करते रहिए, आपको कुछ चीजें नई देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये विश्वास मानिए,
विश्वास करना अपनों पर जब दुनिया पर विश्वास ना करे। हम तो आपके अपने ही। अब देखिए ध्यान से, हमने 8वीं संख्या देखी। 8वीं संख्या जो है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जिसको रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और 9वीं जो संख्या है वो इरेशनल नंबर है। मैंने दोनों एक साथ क्यों लिखी है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, दोनों को तुलना कर कर अध्ययन करना ज्यादा अच्छा रहेगा एक एक को पढ़ने की बजाय। देखिए, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, ठीक है, और अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल पढ़ते हैं। विश्वास मानिए, देखो आपने इनका अध्ययन करने के बाद में आप जो परसेंटेज का जो चैप्टर है जहां पर प्रॉब्लम आती है अधिकतर बच्चों को, ठीक है, उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं जिस तरीके से 6.7 है, इस पर बार लगा दिया, कभी इस पर बार लगा दिया, इनसे छुटकारा मिल जाएगा, समस्या की हल हो जाएगी। देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या कौन सी, ध्यान से अध्ययन करें। वह संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, वह संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, बोल सकते हैं अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। वह संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, इसके लिए मैंने सही का निशान लगा दिया। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जिसको लिखा जाता है उसको परिमेय बोलते हैं, और जिसको नहीं लिखा जाता है, जाहिर सी बात है, उसको अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है। लिखा जाता है उसको परिमेय, और जिसको नहीं लिखा जाता है उसको अपरिमेय, ठीक है। अब देखो, ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, ये यदि आप इनका अध्ययन यदि आप कर लेते हो तो जो पाई जो है अपरिमेय संख्या क्यों है, उन सभी का बातों का पता चल जाता है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है कि P और Q, P और Q क्या हो सकते हैं, Z हो सकते हैं। और मैंने क्या बोला था Z के बारे में, Z क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है, पूर्णांक को, यानी P और Q क्या हो सकते हैं, Z हो सकते हैं। Z को हम लिख सकते हैं पूर्णांक हो सकते हैं, पूर्णांक, यानी Z और जो Q है, जो सॉरी P और Q जो है वो क्या हो सकते हैं, Z हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है, यानी माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिखूं मैं, यानी मैं -3/7 लिखता हूं, तो ये भी तो एक परिमेय पी बाई क्यू फॉर्म है। समझ में आ रहा है आपको, यानी माइनस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो पूर्णांक होते क्या, माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक माइनस की सारी संख्या आ जाती है और प्लस की सारी संख्या आ जाती है और जीरो भी आ जाता है, ठीक है। तो जो पूर्णांक है ना, आप देख पा रहे होगे, ठीक है, पूर्णांक हो सकते हैं कौन कौन, पी और क्यू दोनों हो सकते हैं। परंतु 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 देखिए ध्यान से, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए, मैंने बोला कि वो काम ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसकी कुछ तो वजह होगी। मैंने मान लीजिए कि डाका नहीं डाल सकते, तो उसकी वजह अगर पुलिस पकड़ ले जाएगी भाई, ठीक है, हवालात में आपको कैद कर दिया जाएगा और फिर आपके जो सपने हैं वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक बात बोली आपको कि क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, रीजन क्या उसका। अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने एक तो लिखा 0/1 और एक मैंने लिखा 1/0, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताइए, मैंने 2/4 लिखा है, ठीक है, या 4/2 लिखा है, सॉरी, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने 4/2 लिखा है, ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ तो उत्तर मेरा जो आता है वो 2 निकल कर आता है, ठीक है। जैसे मैंने 4/2 लिखा है, तो मैं इसकी गुणा ऐसे नंबर के साथ करना चाहता हूँ तो या तो इससे छोटा आए या यही आ जाए, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, मैंने फिर 2 कर दिया तो 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया। यही रूल रहता है कि इसकी ऐसी संख्या के साथ गुणा करो तो या तो ये संख्या खुद आ जाए या इससे छोटा आ जाए। यदि मान लीजिए 5 होता तो 2 दूनी 4 करते तो एक शेषफल बचता, सिंपल सी क्लियर सी बात है, जो नर्सरी क्लास है उसमें पढ़ाई जाती है, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताइए, सोचने वाली बात है, एक है 0/1, ठीक है, 0/1 है, इसको जब भाग करते हैं, ठीक है, भी 1 यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा,
तो एक की किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि जीरो आ जाए, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सोचने वाली बात है कि जीरो की किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो प्रत्येक संख्या को जीरो कर देती है। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताइए, सोचने वाली बात है कि हम यहाँ जीरो लिखेंगे और यहाँ एक लिखेंगे, क्या आप जीरो की संख्या ऐसी संख्या के साथ करवा सकते हो जो एक बना दे? ऐसी कोई संख्या ही नहीं है ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसी कोई संख्या, क्योंकि जीरो तो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद जीरो बना देता है किसी भी संख्या को, तो ऐसी भी संख्या है नहीं, अभी तक तो है नहीं, अस्तित्व में आई नहीं है, और आगे यदि आएगी तो हम इस चीज को बोल नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइन बोलते हैं, एनडी इसके आगे लिखा जाता है, नॉट डिफाइन बोला जाता है। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उस ट्रिग्नोमेट्री में आपको एनडी लिखा होता है, तो वो इसी चक्कर में तो लिखा होता है कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी एक मेरी बात सुनिए, सोचने वाली बात है, प्रीमिय संख्या कौन सी होती है जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको प्रीमियम बोलते हैं, और जिसको नहीं लिखा जा सकता उसको क्या बोलते हैं, अप्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, मैंने दो रूल बताए हैं, जिसको लिखा जा सकता है पी वाई क्यू के फॉर्म में उसको प्रीमियम बोलते हैं, और जिसको नहीं लिखा जाता उसको अप्रीमियम बोलते हैं। और पी और जो क्यू है वो पूर्णांक हो सकते हैं, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको लिखा ही नहीं जा सकता, जिसको लिखा ही नहीं जा सकता उसका कहां से पी और कहां से क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में देखिए ध्यान से, हमने जो नियम पढ़े हैं, ठीक है, जो नियम पढ़े हैं, ठीक है, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब पर लगा दो सर इसको। ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता, उठाना मत है। ठीक है, और पी और जो क्यू है ना, ठीक है, वो हो सकते हैं जेड। ठीक है, और क्यू जो है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमने पहला नियम ये पढ़ा है, दूसरा नियम ये पढ़ा है, और तीसरा नियम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीमिय जो संख्या होती है ना, प्रीमिय संख्या वह संख्या जो शांत होती है। ठीक है, वह संख्या, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो, प्रीमिय जो संख्या होती है वो शांत होती है, और अप्रीमिय जो संख्या होती है वो क्या होती है, अशांत होती है। अशांत, अभी शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी मैं क्लास में गया और क्लास में जाने के बाद में मैंने बोल दिया बच्चों शोर मत करो, शांत हो जाओ, तो शांत होने का मतलब रुक गए भी वो। ठीक है, रुक गए। शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, अध्ययन करने वाली बात है। शांत का मतलब होता है रुक जाना, शांत का मतलब क्या होता है, रुक जाना, और अशांत का मतलब ना रुकना। ठीक है, जिस तरीके से मैंने एक संख्या लिखी जैसे 0.79354, ठीक है, तो ये संख्या रुक गई, रुक जाना मतलब रुक गई। ठीक है, तो ये संख्या शांत है। तो फिर अशांत क्या है, अशांत जो ना रुके, जो आगे बढ़ती जाती है इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो रुक जाए, जैसे यहां तक खत्म हो गई, मतलब आगे नहीं, ये डॉट डॉट जो आप देख पा रहे हो ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब संख्या शांत है। और जब ये आगे संख्या बढ़ती जाती है, डॉट डॉट आते जाते हैं, तो ये संख्या अशांत हो जाती है। यानी शांत का पता चल गया आपको, क्योंकि शांत संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो, ठीक है, जो रुक जाती है, जो रुक जाती है उसको शांत बोलते हैं, और जो नहीं रुकती है उसको अशांत बोलते हैं। जिस तरीके से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि शांत जो संख्या होती है जैसे 0.793, ये संख्या शांत है, आगे नहीं बढ़ रही है तो शांत है। और अशांत को बोल सकता हूँ मैं 0.7935498, आगे बढ़ रही है, ये अशांत संख्या है। ठीक है, जो रुक जाए वो शांत है, और जो ना रुके वो अशांत है। ठीक है, थोड़ा सा रहे, मैं आपको करवा देता हूँ इन जो दो, ये जो संख्या है सिर्फ दो ही करवाऊंगा, नेक्स्ट की जो क्लास है वो आगे रहेगी, बस बने रहिए चैनल के साथ। अब देखो, चौथी जो संख्या है ना वो क्या है, जो संख्या प्रीमिय संख्या होती है वो समान संख्या होती है। ठीक है, और प्रीमिय संख्या होती है वो असमान संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए, आपको 10वीं क्लास में सिर्फ ऊपर वाला 3 जो नियम है वो बताए जाते हैं, और मेरे ख्याल से ये दो ही बताए जाते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और पी और जो क्यू है वो जेड हो सकते हैं, परंतु क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ इतना ही बताया जाता है। परंतु सवाल जो दिए जाते हैं वो भयंकर दिए जाते हैं। ठीक है, टीचरों के माध्यम से, किताबों में तो लिखा जाता है, परंतु टीचर भी क्या बताए जब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। ठीक है, अब देखो,
ये संख्या शांत होती है और ये संख्या अशांत होती है, समान संख्या होती है और ये संख्या असमान होती है। समान संख्या कौन सी होती है? जिस तरीके से मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है 0.77777, ठीक है, तो ये जो संख्या आप देख पा रहे हो, ये जो संख्या आप देख पा रहे हो, ये समान संख्या है। समान संख्या मतलब रिपीटिशन अलाउड हो, चाहे एक संख्या का हो, चाहे दो संख्या का हो, चाहे पांच संख्या का हो, चाहे, ठीक है, जिसमें रिपीटिशन अलाउड हो, ठीक है। जिस तरीके से 0.793 ठीक है, 793, ठीक है, तो इसमें रिपीट हो रही है, तो ये समान संख्या है। ये कौन सी संख्या है? समान संख्या है, ठीक है। यानी रिपीटिशन होता हुआ दिखाई दे आपको तो वो संख्या समान संख्या होती है, और जिसमें नहीं दिखाई दे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 0.7985439873154, तो ये जो संख्या आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है, इसमें आपको कोई भी संख्या रिपीट होती हुई नहीं दिखाई दे रही होगी। जैसे 7 आ रहा है, ठीक है, तो 7 यहाँ आ रहा है, तो 7 के बाद में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, 7 के बाद में यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 9 आ रहा है, ठीक है, 9 के बाद में 8 आना चाहिए, 9 के बाद में 8 आ रहा है, परंतु 8 के बाद में 5 भी तो आना चाहिए ना, तो 8 के बाद में 7 आ रहा है। तो यानी समझ पा रहे हो आप, यानी रिपीटिशन हो उसको समान संख्या बोलते हैं, और जिसमें ना हो उसको असमान संख्या बोलते हैं। बात खत्म, ठीक है, ये संख्या है। अब देखो ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, इस चीज को देखो, इसको समझना कतई आवश्यक है। जितना आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उसी तरीके से ये संख्या भी आवश्यक है। देखो ध्यान से, देखो देखो समान संख्या और असमान संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, और p और q है वो z हो सकते हैं, q नॉट इज इक्वल टू 0। परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। जो परिमेय संख्या होती है वो शांत होती है और अपरिमेय संख्या अशांत होती है, और परिमेय संख्या जो होती है वो समान संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या जो होती है वो असमान संख्या होती है। अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, शांत संख्या होती है। अब मैंने एक सवाल पूछा 0.7935793 है, और मैंने इसको लगा दिया इनफाइनाइट तक, तो ये संख्या कौन सी है? अभी आपके दिमाग में, आपका जो दिमाग है ना वो फट गया होगा। किस तरीके से? क्योंकि अभी मैंने बोला कि शांत संख्या परिमेय संख्या होती है, शांत जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। ये संख्या अशांत है, ये संख्या क्या है? अशांत है। देखो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, तो ये संख्या क्या है? ये संख्या अशांत संख्या है, ये संख्या अशांत संख्या है। और मैंने बोला परिमेय जो संख्या है वो समान संख्या होती है, परंतु ये अशांत तो है, परंतु अशांत के साथ साथ समान है। जैसे 793 5 है, 793 5, ठीक है, तो यानी एक तरफ तो ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या अशांत है, ठीक है, और दूसरी तरफ बोल रहा है समान संख्या, यानी गफलत हो गई है। तो फिर भी एक तरफ आप बोल रहे हो कि जो संख्या समान है वो परिमेय संख्या होगी, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो अशांत है वो अपरिमेय संख्या होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये संख्या है वो परिमेय संख्या है। अभी किस तरीके से इसको डिफाइन कराओगे? जो परिमेय जो संख्या होती है ना वो शांत भी होती है और अशांत भी होती है। क्या होती है? अशांत भी होती है, ठीक है। यानी अभी मैंने ये क्यों नहीं लिखा पहले, इसका भी तो रीजन है, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर अशांत क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप इस ए का यूज कर कर इन सभी को, यानी अपरिमेय संख्या में ए का अशांत होती है, असमान होती है, इस तरीके से आप इस चीज को याद कर पाओ। और यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि जाहिर सी बात है, यानी पहले ही बता देता तो इस चीज को आप देख नहीं पाते, नोटिस नहीं कर पाते, इसको नजरों में आपके नहीं आता, ठीक है, और मैंने अलग से बताया तो आप इस चीज को देख पाओगे और महसूस कर पाओगे। तो परिमेय जो संख्या होती है वो शांत भी होती है और अशांत भी होती है। अब आपने बोल दिया ये संख्या परिमेय है, तो आपने कैसे देखा? देखो जो संख्या शांत होती है ना, जैसे जिस तरीके से 7.935, तो ये संख्या शांत है, आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो ये संख्या परिमेय संख्या ही है। यानी जो शांत है ना वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। जिस तरीके से मैंने 7 लिख दिया तो परिमेय संख्या, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए 5/7 लिख दिया, 7 तो आप तो बोल रहे पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखी जाती है उसको परिमेय बोलते हैं, इसको कहा पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म है इसकी, ठीक है। 5 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। 0.793 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि आगे नहीं बढ़ रही है, शांत संख्या, और शांत जो संख्या होती है वो परिमेय होती है। बात खत्म।
अब देखो अशांत जो संख्या होती है ना, अशांत संख्या, उसमें दिक्कत आती है। देखो अशांत संख्या होगी ना, अशांत संख्या, जो शांत संख्या होगी वो यदि समान होगी ना, समान संख्या होगी, ठीक है, तो वो प्रीमिय होगी। और यदि अशांत संख्या है और असमान संख्या है साथ में, तो वो फिर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी आप शांत देख लो किसी भी संख्या को, तो वो हमेशा क्या होगी, प्रीमिय होगी। यदि आप देख पा रहे हो कि भी ये अशांत है, अशांत होगी तो वो या तो असमान होगी या फिर समान होगी। यदि अशांत के साथ साथ असमान है तो वो अपरिमेय संख्या है, और यदि अशांत के साथ साथ समान है तो वो प्रीमिय संख्या। बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। तो ये कौन सी संख्या है, तो ये तो संख्या अशांत है। तो अशांत है तो देखिए ना, ये समान भी तो है, 7 9 3 5, 7 9 3 5, तो ये क्या है, एक प्रीमिय संख्या है। और इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में, अभी क्वेश्चन कहां से आएंगे, मैं क्यों बता रहा हूं, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में। अब देखो मैंने बोला कि प्रीमिय संख्या होती है जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये संख्या पी वाई, ये जो संख्या है वो प्रीमिय संख्या, और मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि प्रीमिय संख्या है, ठीक है, तो इसको बदलो ना, किस में, पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में बदलने के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको आना है, ठीक है। अब देखो अभी आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, रोल विदोल काफी हो चुका है, ठीक है। मैं आपको एक लास्ट चीज है वो बता देता हूँ, उसके बाद में क्लास को एंड करते हैं और बात खत्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, वीडियो यदि अच्छी लग रही है आपको, तो मैं ये नहीं बोलता आपको कि आप ये करो वो करो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी विद्यार्थी इसको देख सकें, जुड़ सकें, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो पाई जो है ना, इसके बारे में पूछ लिया, ये प्रीमिय संख्या है। मैंने क्यों लिया है, इसका भी तो रीजन है, प्रीमिय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। पाई जो है प्रीमिय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस ये लास्ट बिंदु है हमारा इस क्लास का, पाई जो है वो प्रीमिय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखो, पाई के आपने दो मान देखे होंगे, एक तो मान देखा आपने 22/7 और एक आपने देखा 3.14, ठीक है। अब देखो कि पाई की एक्चुअल जो वैल्यू है वो 3.14 समथिंग, आगे 2 8 ये चीजें हैं, ठीक है। परंतु ये जो 22/7 है ना, ये तो मानी गई है, ठीक है, ये मानी गई है, ये जानी गई है, ठीक है। मानने से कुछ नहीं होता, जानो, ठीक है, जानोगे तो जियोगे, मानोगे तो मरोगे, ठीक है। ये जो है ना 3.14, ये जानी गई चीज है और ये मानी गई चीज है, ठीक है। हम जिसको मानते हैं तो वो तो एक्चुअल है ही नहीं। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3.14 होगा, और आगे जो भी संख्या आएगी आप फोन में करके देखना, ठीक है, आगे जो भी संख्या होगी तो आप इस चीज को देख पाओगे कि वो आगे जो है ना वो रिपीट हो रही है, वो जो चीज है ना, जो अंक आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो अंक आएंगे ना वो आप देख पाओ, 22/7 कैलकुलेटर में कर कर देखना, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि वो रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है तो इसका मतलब समान संख्या है, और अशांत है, जो समान संख्या होती है और अशांत होती है वो तो प्रीमिय संख्या होती है, ठीक है। तो आप 22/7 को प्रीमिय बोल सकते हैं, ठीक है, और 3.14 को अप्रीमिय बोल सकते हैं। 3.14 को क्या बोल सकते हैं, अप्रीमिय बोल सकते हैं। और 3.14 किसका मान है, पाई का मान है, और पाई फिर क्या है, अप्रीमिय संख्या। यानी बोल सकते हैं आप 22/7 है ना वो प्रीमिय संख्या है, और जो पाई है वो एक अप्रीमिय संख्या है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। इस कंटेंट और ऐसे सवाल करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये तमाम क्वेश्चन आपको आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।